देखो, आज हम शुरू करेंगे महान्यायवादी। भारत का, ठीक, अनुच्छेद 76। तो पहले तो ये समझो कि इस पद की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे इसके दो कारण हैं। पहला कारण समझो कि मान लो इस क्लास में बैठे दो लोगों के बीच हाथापाई हो गई। इधर आओ थोड़ा सा। क्या हो गई? हाथापाई। हाथापाई हो गई यानी तुम दोनों के बीच, तुम में से एक ने एक को कस के पटक के कूट दिया। अब ये भाई कमजोर, ये तुमको लड़ नहीं सकता, ये तुम्हें रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, मार नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? ये जाएगा पुलिस के पास। पुलिस क्या करेगी? एफआईआर करेगी, इनका पक्ष सुनेगी और इनका पक्ष सुनते हुए कहेगी कि मिस्टर ए ने हमें पीटा और ऐसा पीटा जिससे मेरा सर फूट गया, मेरी जान को खतरा हुआ, और कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का इस व्यक्ति ने मेरे आर्टिकल 21 को छीनने का प्रयास किया। कृपया पुलिस संज्ञान में ले और इनके खिलाफ एफआईआर लिख दे। जैसे ही एफआईआर लिखेगी पुलिस, एफआईआर का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा और पाएगा कि ये अपराधी हैं, तो मामला कहाँ चला जाएगा? इनको भेज दिया जाएगा जुडिशियल कस्टडी में। है ना? क्योंकि अपराधी चाहे भले ये हो, लेकिन इनके भी कुछ अधिकार होंगे। उस अधिकारों की चर्चा कहाँ हो रही है? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी कुछ अधिकार हैं। क्या क्या अधिकार हैं? पहले तो आप जब पुलिस वाले मिस्टर ए को गिरफ्तार करेंगे तो ये पूछेंगे कि किस अधिकार से, तो बताएंगे कि मिस्टर वाई ने आपके खिलाफ एफआईआर की है। पाएंगे क्या हुआ? पुलिस कस्टडी के बाद इसको क्या भेज दिया जाएगा? जुडिशियल कस्टडी में। अब जुडिशियल कस्टडी का मतलब मामला कहाँ चला गया? न्यायालय। न्यायालय में बैठता कौन है? जज। जज दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा। क्या दोनों पक्षों में कौन? एक इनका वकील और एक तुम्हारा वकील, है ना? यानी एक मिस्टर ए का वकील और दूसरा मिस्टर वाई का वकील, है ना? मामला किसके बीच चला? दो व्यक्तियों के बीच या दो संस्थाओं के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े से क्या हुआ? 21 का उल्लंघन हो गया। तो ये दोनों वकील किसका पक्ष रख रहे हैं? एक ये एडवोकेट मिस्टर ए का पक्ष रख रहा है और ये एडवोकेट मिस्टर वाई का पक्ष रख रहा है। ऐसे में अगर मान लो किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा हो जाए, तो जिस प्रकार से मिस्टर ए ने आर्टिकल 21 छीनने का कोशिश की, किसकी? तुम्हारी। ऐसे हो सकता है मिस्टर ए की जगह कौन हो जाए? सरकार। सरकार से अच्छा शब्द बोलो या राज्य। अगर राज्य ऐसा काम करे कि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा, तब भी कहां जाओगे? अपने मूल अधिकार को बचाने के लिए तुम कहां जाओगे? न्यायालय। न्यायालय में सेम प्रोसेस होगा। तो अब ये जो मुकदमा है किसके बीच? मिस्टर ए के बीच वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, है ना? ऐसे में तुम्हारे पक्ष की को कौन रखेगा? तुम्हारा वकील। सरकार के पक्ष को कौन रखेगा? सरकार का वकील। और सरकार का वकील या सरकार का विधि अधिकारी ही क्या कहलाता है? भारत का महान्यायवादी। तो याद रखना, सरकार के जितने भी मुकदमे होंगे, जैसे एक आध मुकदमे के नाम बताओ जो सरकार के खिलाफ हुए हैं। जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कौन है मेनका गांधी? पासपोर्ट अधिकारी वाली याद आया? मेनका गांधी को विदेश जाने से रोका था किसने? पासपोर्ट ऑफिसर ने। पासपोर्ट ऑफिसर किसका अंग है? मामला कहां चला जाएगा? तो मेनका गांधी की तरफ से उनके वकील ने पक्ष रखा होगा और सरकार की तरफ से, तो सरकार के जितने भी मुकदमे हैं, जितनी भी सुनवाई है, जहां पे यूनियन ऑफ इंडिया है या
ऐसा मामला जो यूपी या किसी राज्य से संबंधित है, लेकिन विवेचना किसको करनी है? सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से उसका पक्ष रखेगा उसे हम क्या कहेंगे? महान्यायवादी। समझ में आई? तो ये पहला क्या निकल के आया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखने वाला विधि अधिकारी होगा। ठीक। दूसरा ये क्या है? अच्छा, विधि अधिकारी है। तो सोचो विधि बनाता कौन है? केंद्र की विधि कौन बनाएगा? संसद। संसद में ये विधि वाला जो विधि है सबसे पहले कौन रखेगा? सरकार पक्ष, सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष का मतलब वर्तमान में बीजेपी। बीजेपी किसी भी विधि को बनाएगी किसके माध्यम से? तो इस विधि को बनाने में सरकार किससे सलाह लेगी? भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। कोई भी विधि बनेगी संसद में तो किसकी सलाह से बनेगी? मोदी साहब तुरंत अपने एजीआई से बात करेंगे और कहेंगे कि विधि के बारे में अपनी सलाह प्रस्तुत करो। विधि में कुछ संशोधन किए जाएं, सलाह कौन देगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विधि में कुछ परिवर्तन किए जाएं, क्या ये विधि ठीक है, क्या ये विधि गलत है, ये सब सलाह देने वाला सरकार को कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आई? तो भारत का महान्यायवादी के कितने कार्य? 2। पहला, ये सरकार के तरफ से उसका पक्ष रखेगा। दूसरा, विधि बनाते समय सरकार जो भी विधि बना रही है उसको सलाह और मशवरा कौन देगा? भारत का महान्यायवादी। समझ में आ गई बात? पक्का? तो ऐसा व्यक्ति भारत का महान्यायवादी होगा। दूसरा कौन होगा? क्या अरे गैरा नत्थु गैरा भारत का महान्यायवादी होगा? कौन होगा? तो एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का जज हो नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। तो बताओ सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है? पहला, भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा, वह 1, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रह चुका हो, या वह 1, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या कर चुका हो? वकालत कर चुका हो। हाँ है ना? तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता, सेम योग्यता किसके लिए भी होगी? भारत के महान्यायवादी के लिए। आ गई बात समझ में? पक्का? महान्यायवादी का होता है निर्वाचन, मनोनयन या नियुक्ति? नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति होती, याद रखना, नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा? तो वही व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक। कितने वर्ष तक? हाँ, इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि वह 5 साल रहेगा, 6 साल रहेगा, 7 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। बल्कि क्या लिखा है कि महान्यायवादी अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति की क्या हो? इच्छा हो। यानी यह पोस्ट कैसी है? एज प्लीजेंट एज
प्रेसिडेंट, यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या शब्द लिखा है, पद को धारण करेगा। यानी ये इसकी किसकी इच्छा है, राष्ट्रपति की इच्छा है कि वह कितने वर्ष तक पद पर बना रहेगा। अब सोचो इसका व्यवहारिक राजनीति, मान लो कोई भारत का गवर्नर क्या है, एजीआई है, एजीआई ने सरकार के विरोध में कोई पक्ष वो दे दिया, सुनवाई की, सुनवाई में सरकार के पक्ष को रखने में असमर्थ रहा, या पक्ष रखने के बाद सरकार केस हार गई, तो क्या वह व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर बना रहेगा? तुरंत मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, किसके तहत, अनुच्छेद 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि राष्ट्रपति महोदय इस व्यक्ति को उसके पद से रिमूव कर दीजिए, और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देगा वह व्यक्ति अपने पद से मतलब क्या हो जाएगा, पद मुक्त हो जाएगा। या और क्या हो सकता है, सोचो। हाँ, आज कौन सी सरकार है, किसकी सरकार है? हो सकता है आने वाले चुनाव में बीजेपी हार जाए, तो इस समय जो महान्यायवादी वो किसका आदमी होगा? अगली बार कोई और सरकार आई, महान्यायवादी चेंज। अंदर की राजनीति समझ आ रहा हो? जैसे ही सरकार का कार्यकाल खत्म, लोकसभा का विघटन माना जाएगा कि जो व्यक्ति महान्यायवादी है वो अपने पद से तुरंत हट जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसा क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेता है? तो आंसर क्या है? सोचो ऐसा क्यों किया गया है? इसको संसद की सदस्यता नहीं प्राप्त है, यानी ये सांसद का पद नहीं है। महान्यायवादी ना ही लोकसभा का सदस्य होगा, ना ही, फिर भी किसी भी सदन की अगर बैठक है तो बैठक में वो आएगा, सुनवाई में हिस्सा लेगा, चर्चा में भाग लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वोट नहीं देगा। वोट नहीं देगा क्यों? क्योंकि वो सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बैठने की, सुनवाई की और चर्चा की शक्ति प्राप्त है। ऐसा क्यों किया गया होगा? हाँ, क्योंकि विधि कहाँ बन रही है? विधि बनती कहाँ है? संसद में। अगर संसद में विधि बन रही है तो विधि कैसी बन रही है, क्या बन रही है, उसकी चर्चा लोकसभा राज्यसभा में होगी। उस चर्चा में भाग लेने का अधिकार किसको होगा? तो पूछा गया ऐसा कौन सा अधिकारी है जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ना होते हुए भी उसकी बैठक और उसकी चर्चा में भाग लेता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। याद रखना, पक्का? अब सोचो इसकी कुछ शक्तियां हैं। क्या है? पहला ये प्रथम विधि अधिकारी है, किसका? सरकार का। दूसरा, यह लोकसभा राज्यसभा में चर्चा में भाग लेता है किंतु वोट नहीं देता। तीसरा, बताओ, यह सरकार का पूर्ण नियोक्ता नहीं होता। मतलब मान लो केस चल रहा है सरकार के खिलाफ, उस समय वो महान्यायवादी किसकी बात करेगा? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो सरकार का, हाई कोर्ट चल रहा हो, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो, इस समय वो किसका वकील बनके उभर रहा है? सरकार का। लेकिन मान लो आज किसी भी डेट में या किसी भी सरकार का कोई केस नहीं चल रहा, तो ये अपनी निजी प्रैक्टिस, याद रखना, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन कब? जब सरकार का पक्ष नहीं रखना हो उसको। लेकिन जब सरकार का पक्ष रखना हो तब ये अपनी निजी प्रैक्टिस नहीं करे, तब वो पूरी तरह से किसकी तरफ काम करेगा? सरकार की तरफ से। आ गई बात समझ में? यानी ये पूर्ण नियोक्ता नहीं है, ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। जाके देखो क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। ऐसे पूछा कि वह भारत का महान्यायवादी
सरकार का पूर्ण नियोक्ता होता है? नहीं होता ना? हाँ, याद रखना, पूर्ण नियोक्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि इसलिए वह अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकेगा। ठीक, देख लेना, नियोक्ता को देख लेना, अंग्रेजी देख लेना। ठीक है, मतलब इसका यही मतलब है कि ये पूरी तरह से सरकार के डिपेंड नहीं है। सरकार का केस चल रहा होगा तो सरकार की सुनवाई के लिए वकील है, लेकिन अगर सरकार कहीं इन्वॉल्व नहीं है तो वो निजी प्रैक्टिस कर लेगा। ठीक, अब बताओ, एजीआई की सहायता देने के लिए वर्तमान में 2 सॉलिसिटर जनरल, यानी एजीआई के पास बहुत सारा काम है तो अपने कुछ कामों को वो किसको ट्रांसफर कर देगा, और 2 सॉलिसिटर जनरल के अंदर 4 क्या होते हैं, एडिशनल या असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। है ना? तो ये संरचना याद रखना, भारत का 1 महान्यायवादी, 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 ये सब क्या काम कर रहे हैं, ये सब सरकार की तरफ से उसका पक्ष रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कौन काम करेगा, भारत का महान्यायवादी। इसके अधिक कामों को ट्रांसफर कर दिया गया किसके द्वारा, सॉलिसिटर जनरल, और इसके ज्यादा कामों को और ज्यादा से डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी कुछ काम ये करेंगे, उससे थोड़े महत्वपूर्ण काम ये करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन करेगा, एजीआई। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, महान्यायवादी ही करेगा ये सब। अरे नहीं देखा कि पिक्चर देखते हो, बस 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 ये वही है। किसने काम को सौंप दिया कि भाई तुम्हें यह काम करना है, तो सॉलिसिटर जनरल जो 2 हैं वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई में भाग लेने का अधिकारी कौन है, इसीलिए इसको प्रथम अधिकारी कहा जाता है, प्रथम विधि अधिकारी। देखो, मंत्री नहीं है, क्या लिखा है, अगर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता तो क्या लिखते, इसलिए अधिकारी लिखा है। समझ में आ गई बात? तो जैसे अनुच्छेद 76, ठीक उसी तरह से प्रत्येक राज्य में भी क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। यानी जहां पे जो 176 की बात कर रहा है, अगर तुम इसमें 89 जोड़ दो तो वो आर्टिकल निकल के आएगा जो राज्य के महाधिवक्ता की बात करेगा। कौन सा आर्टिकल, थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर तुम्हें आर्टिकल कभी भूल जाओ लेकिन तुम्हें संघ का आर्टिकल याद है, जैसे महान्यायवादी क्या है 76 में, और तुम्हें राज्य का महाधिवक्ता नहीं याद आ रहा है, तो क्या करो, हमेशा सही नहीं होगा लेकिन हो सकता है 70% इससे निकल आता है। जहां भी केंद्र और राज्य की बीच बात आएगी, जैसे याद करो अनुच्छेद 86 क्या है, 85 क्या है, संबंध कर सकता है। अच्छा, पर 85 क्या है, लोकसभा का विघटन, 17 और जैसे मान लो 85 तुम्हें याद आ गया कि लोकसभा का विघटन करने का कार्य किसके पास है, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। उसी तरह से प्रत्येक राज्य के विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है। अब तुम्हें याद नहीं आ रहा तो 89 जोड़ के देखो, तो 174 में क्या आएगा कि गवर्नर राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकेगा, विधानसभा का सत्र अवसान कर सकेगा, विधानसभा के सत्रों को आहूत कर सकेगा। तो जिस प्रकार से 85 राष्ट्रपति को दी सकती, वैसे ही 174 राज्यपाल को। ठीक है, इसी तरह 76 किसके संबंधित है, महान्यायवादी से। तुम्हें राज्य का महाधिवक्ता वाला आर्टिकल नहीं याद आ रहा है तो 89 जोड़ लो, कितना आएगा, कितना आएगा 165। तो 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। जिस प्रकार से महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है, उस तरह से राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करेगा। समझ में आई बात। महान्यायवादी किसके पश्चात पद पर धारण रहेगा, इसी तरह से महाधिवक्ता, हाँ है ना। केंद्र में प्रथम विधि अधिकारी कौन, राज्यों का प्रथम विधि अधिकारी कौन। समझ में आ गई बात। तो जैसे ही महान्यायवादी है, जहां जहां राष्ट्रपति शब्द आएगा वहां वहां महाधिवक्ता के लिए क्या शब्द आ जाएगा। समझ में आ गई बात। वो उसकी योग्यता क्या है, इसकी क्या योग्यता होगी, हाई कोर्ट के
जज बनने की योग्यता रखता हो। कितने वर्ष पद पर बना रहेगा इसका कहीं उल्लेख नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ये राज्यपाल के। समझ में आ गई बात? यही सब है पूरा। तो 76 बिल्कुल 165 के तहत पढ़ा जाएगा। आ गई बात समझ में? पक्का? चलो अब बताओ, ये पूर्ण नियोक्ता है? ये पूर्ण नियोक्ता होगा? यानी अगर देखो, अगर कोई मामला यूपी सरकार से संबंधित है तो सुनवाई कौन करेगा? महाधिवक्ता। लेकिन मान लो यूपी का कोई केस नहीं चल रहा, तब क्या कर सकता है? अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राज्य का महाधिवक्ता किसको त्यागपत्र देगा? किसको देगा? गवर्नर को। तो जहां जहां राष्ट्रपति महान्यायवादी के लिए, वहां वहां महाधिवक्ता के लिए राज्यपाल यूज कर लो। आपका एक साथ दोनों टॉपिक तैयार हो जाएंगे। फिर से सुनो, प्री में नहीं सॉरी, ये मेंस का टॉपिक नहीं है, पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देना। लेकिन प्री में इससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है? अगर कोई पूछे कि पूरे संविधान में ऐसे कितने शब्द हैं जिनके लिए प्रसाद पर्यंत यूज किया गया है, तो बताओ कितने लोगों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रखा गया है? पहला महान न्यायवादी हो गया, और बताओ जो प्रसाद पर्यंत है। दूसरा पद है गवर्नर, ये किसके प्रसाद पर्यंत है? तीसरा बताओ, संघ के अन्य मंत्री। चौथा बताओ, राज्य के अन्य मंत्री। पांचवा बताओ, अभी चर्चा हुई है भाई, पांचवा है। तो हमने क्या पूछा है? ऐसे कितने पद हैं जिनके लिए प्रसाद पर्यंत का यूज, क्या राष्ट्रपति बोला हमने? तो ये 3 पद जो हैं वो किसके लिए हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और ये बाकी के दो पद हैं वो किसके लिए हैं? गवर्नर के प्रसाद पर्यंत। बस छठा कोई पद नहीं है। पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा पद प्रसाद पर्यंत है, तो अगर ये याद होगा तो पकड़ लोगे, नहीं याद होगा तो ऐसे ही आंखें ऊपर करके ओ चलता रहेगा। नहीं, तो ये सब चीजें याद कर लो, रट लो। छोटा टॉपिक था, एक बार पढ़ने के बाद वीडियो देख लेना, रिपीट कर लेना, पूरे हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। वर्तमान में कौन है गवर्नर जनरल? सॉरी, एजीआई, अटॉर्नी गवर्नर क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है वर्तमान में? इस समय वर्तमान में आर वेंकट रमणी। ये करंट का है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। यूपीएससी कभी नहीं पूछता कि वर्तमान में अटॉर्नी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, नहीं पूछेगा। या वर्तमान में क्या कौन है, कौन है, नहीं पूछेगा। ये सब छोटी परीक्षा के पूछा जाता है। लेकिन कैसा कार्य है, इसके क्या क्या काम है, इसको कौन नियुक्त करता है, ये कैसे पद धारण करेगा, ये किसको त्यागपत्र देगा, संसद निर्धारित करती है। हाँ, सब मिलता है, वेतन भत्ता पेंशन सब, क्योंकि अधिकारी है, विधि अधिकारी है। अब जो वर्तमान में हो वो देख लेना। हालांकि यूपीएससी यूपीपी से नहीं पूछेगा ये वेतन कितना है, ये चेंज होंगे ना, संसद निर्धारित करेगा, समय समय पर निर्धारित करता है संसद। ठीक है, और बस यही था टॉपिक, छोटा टॉपिक है, फिर से रिवाइज कर लो। हाँ, तो महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह संवैधानिक पद है, हाँ है। दूसरा, इसका कार्य क्या है? तो जिस प्रकार से अगर केंद्र सरकार का मामला किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रहा है तो वकालत करने का अधिकार किसके पास? ये केंद्र सरकार की तरफ से उसका पक्ष रखने वाला विधिक अधिकारी है। ठीक है,
दूसरी तरफ देखो तो इसके कार्य क्या है। पहला, सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखता है प्रथम विधि अधिकारी के रूप में। प्रथम विधि अधिकारी के रूप में होने के कारण यह विधि जो सरकार बना रही है उस विधि में सलाह, उसमें परिवर्तन, विधि को सही और गलत करने की सलाह कौन देगा? एजीआई। किसको देगा? वर्तमान के भारत सरकार को। ठीक है। फिर कौन व्यक्ति महान्यायवादी होगा? तो वह व्यक्ति महान्यायवादी हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, 1, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, 1, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक की वकालत कर चुका हो, तो ऐसा व्यक्ति एजीआई बनने की योग्यता रखता है। कौन नियुक्त करेगा? वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा रहा तो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। यह कैसा पद है? इसका कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा है कि वह पद पर रहे और राष्ट्रपति की इच्छा है कि वह पद पर ना रहे। लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब क्या है? राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी गई सलाह। इसके बिना राष्ट्रपति किसी को हटा नहीं सकता। ठीक है। और ये 74 में क्या लिखा है? 74 क्या लिखा है? पूरी लाइन बताओ। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा जिसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया कि व्यक्ति को हटाओ, तो राष्ट्रपति महोदय उसको हटा देंगे। फिर यह लोकसभा राज्यसभा का सदस्य ना होने के बावजूद भी उसकी बैठकों में भाग लेता है, सुनवाई में हिस्सा लेता है और चर्चा में अपने पक्ष रख सकता है, लेकिन सदस्य नहीं है इसलिए वह वोट नहीं दे पाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक। नेक्स्ट देखो तो क्या है ये? ठीक है, यह पूर्ण नियोक्ता नहीं है, अर्थात जब भारत सरकार का केस चल रहा है तब वो वकालत भारत सरकार की तरफ से करेगा, लेकिन अगर केस नहीं चल रहा है तो वह अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकेगा। इसकी सहायता के लिए वर्तमान में 2 सॉलिसिटर जनरल तथा 4 अन्य सॉलिसिटर जनरल को रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। जिस तरह से अनुच्छेद 76 में एजीआई के पद का उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 165 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, जिसको कौन नियुक्त करेगा? गवर्नर। यह किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? लेकिन किसकी सलाह से? उस राज्य की मंत्री परिषद की सलाह से। यदि राज्य की मंत्री परिषद ने कहा कि व्यक्ति को हटा दो तो व्यक्ति हट जाएगा। कौन हटाएगा? गवर्नर। ठीक है। जिस प्रकार से वह पूर्ण नियोक्ता नहीं है एजीआई, ठीक उसी प्रकार से महाधिवक्ता भी पूर्ण नियोक्ता नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, अगर बात करें कि कितने पद हैं जो प्रसाद पर्यंत हैं तो कहोगे 5। पहला महान्यायवादी, दूसरा गवर्नर, तीसरा संघ के अन्य मंत्री, चौथा राज्य के अन्य मंत्री और 5वां महाधिवक्ता। ये शुरू के 3 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और आखिरी के 2 गवर्नर के प्रसाद। ये सब चीजें रट लोगे तो क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, नहीं तो। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में वेंकट रमनी एजीआई है। ठीक है। यूपी का देख लेना, हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता, ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल नहीं फैक्चुअल है और यूपीएससी यूपीपीएससी कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। बाकी कल मिलते हैं। चलो।